Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज आज जो आर्टिकल आपके सामने है वो है आर्टिकल 9 वेइंग इन। वेइंग इन आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे, यानी कि भार लेना, तौलना। कंपटीशन से पहले जो हमारे कॉम्पिटिटर का, कंटेस्टेंट का भार का मापन किया जाता है, ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ अपने आर्टिकल पर। आर्टिकल 9 का पॉइंट नंबर 1 है, द जनरल वेइंग इन ऑफ द कंटेस्टेंट ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन शैल बी ऑर्गेनाइज्ड 1 डे प्रायर टू द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, जो हमारे ताइक्वांडो के कंपटीशन में दो तरह की वेइंग होती है, एक होती है रैंडम वेइंग और एक होती है जनरल वेइंग। तो यहाँ पे साधारण वेइंग के बारे में बात कहा जा रहा है, यानी कि जनरल वेइंग के बारे में कहा जा रहा है। ऑफ द कंटेस्टेंट ऑन द डे ऑफ कंपटीशन शैल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 डे प्रायर टू द कंपटीशन। तो यहाँ कहा जा रहा है जो साधारण वेइंग होती है उसे कंपटीशन के यानी प्रतियोगिता के एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। फिर द टाइम फॉर द जनरल वेइंग इन विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड वी इन्फॉर्म एट द हेड ऑफ द टीम मीटिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा आयोजन मंडल होगा, आयोजन समिति होगी, जनरल वेइंग का टाइम वो डिसाइड करेगी और उसे डिसाइड करने के बाद इन्फॉर्म करना होगा जो टीम के हेड होंगे, चाहे उसके मैनेजर या उसके कोच की जो मीटिंग होगी टीम हेड की, उस मीटिंग के दौरान उन्हें ये बताना होगा कि जनरल वेइंग कब होगी और कितने टाइम पर होगी। द ड्यूरेशन ऑफ द जनरल वेइंग इन शैल बी 2 आवर एट द मैक्सिमम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साधारण वेइंग होगी हमारी वो 2 घंटे की रखी जाएगी। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इस आर्टिकल का है, द रैंडम वेइंग इन विल टेक प्लेस एट द वेन्यू इन द मॉर्निंग ऑफ द कॉम्पिटिशन। ऑल कंटेस्टेंट हु पास द जनरल वेइंग इन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर रैंडम वेइंग इन मैक्सिमम 2 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है रैंडम वेइंग इन विल टेक प्लेस एट द वेन्यू इन द मॉर्निंग ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखिए, अभी मैंने पहले आपको बताया था एक रैंडम वेइंग होगी और एक जनरल वेइंग होगी। तो रैंडम वेइंग जो होगी वो कब होगी? जिस दिन आपका कंपटीशन होगा, जिस वेट कैटेगरी का मैच जिस दिन होगा उसी दिन कंपटीशन शुरू होने के 2 घंटे पूर्व रैंडम वेइंग किया जाएगा। ऑल कंटेस्टेंट हु पास द जनरल वेइंग इन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रैंडम वेइंग इन मैक्सिमम 2 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन। जो भी प्रतिभागी जनरल वेइंग यानी कि साधारण जो हमारी वेइंग होती है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, उन सभी को रैंडम वेइंग के लिए वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। शुड अ कंटेस्टेंट फेल टू अपीयर फॉर द रैंडम वेइंग इन ही ऑब्लिक शी विल बी डिस्क्वालीफाइड। जो भी कंटेस्टेंट जिन्हें वहाँ पे अपीयर होना है और वो अपीयर होने में, रैंडम वेइंग के लिए प्रेजेंट होने में वो रह जाते हैं तो वो क्या होंगे? वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। द रैंडम वेइंग इन मस्ट बी कंप्लीटेड मैक्सिमम 30 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन ईच डे। प्रत्येक दिन रैंडम वेइंग कॉम्पिटिशन से 2 घंटे पूर्व आयोजित की जाएगी और उस रैंडम वेइंग का शेड्यूल ऐसा प्लान किया जाएगा कि जितने भी कंटेस्टेंट की वेइंग होनी है उनको आधे घंटे पहले वो वेइंग ख़त्म कर देनी है बिफोर स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होने के आधे घंटे पूर्व ओवरऑल वेइंग आपको समाप्त कर देनी है। फिर आता है 2 पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 2 है उसी का 2.1 है, द rate of the selection for the random weighing in
shall be determined by the number of the contestant in the weight category as following the criteria, and subject will be randomly selected by computerized system maximum 2 or before start of the competition। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रेट है उसका मूल्यांकन जो किया जाएगा कि किस तरह से कितने कंटेस्टेंट निकाले जाएंगे रैंडम वेइंग के लिए, उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है जो कि नीचे दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटराइज सिस्टम से 2 घंटे बिफोर कंपटीशन से निकालेंगे कि कितने खिलाड़ियों की रैंडम वेइंग होनी है। तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तय करते हैं कि कितनी खिलाड़ियों की संख्या होगी जो रैंडम वेइंग के लिए आएगी। उसमें देखिए दिया हुआ है, पॉइंट वाइज है। नंबर ए है मोर देन 32 एथलीट्स। यदि उस वेट कैटेगरी में, जिस वेट कैटेगरी का रैंडम वेइंग होना है, उसमें 32 प्लेयर या उससे ज़्यादा, यहाँ पे कहा जाए 32, मोर देन 32 से अधिक खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं वहाँ पर, तो 20% ऑफ टोटल, जो टोटल नंबर है 32 प्लेयर्स का, मोर देन 32 जो भी प्लेयर्स उसमें होंगे उनका 20% प्लेयर जो नंबर आएगा फिगर, वो रैंडम वेइंग के लिए बुलाए जाएंगे। फिर बी है हमारा 17 to 32, 17 से 32 के बीच में खिलाड़ी रहेंगे तो 6 एथलीट्स को रैंडम वेइंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। 9 to 16 रहेंगे तो 4 एथलीट्स, 4 to 8 रहेंगे तो 2 एथलीट्स, और बिलो 4 एथलीट्स रहेगा तो नन, किसी की भी रैंडम वेइंग नहीं किया जाएगा। ये है इसका क्राइटेरिया, इसी रेशियो में ये प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर कहा जा रहा है 2.2 उसी का है, द रैंडम वेइंग इन शैल बी कंडक्टेड विद +5% टॉलरेंस ऑफ द कंटेस्टेंट वेट कैटेगरी। जो उसकी वेट कैटेगरी होगी उसका 5% जो है वो टॉलरेट किया जाएगा यदि किसी खिलाड़ी का रैंडम वेइंग में 5% वेट या 5% से कम, 1%, 2%, 3%, 4% बढ़ जाता है तो 5% मैक्सिमम टॉलरेट किया जाएगा, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अंडरवेट शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू रैंडम वेइंग। जो अंडरवेट हो जाते हैं या कि वेट, जैसे आपने जो भी वेट दिया है उससे कम आपका वेट आ रहा है तो कोई उसका मैटर नहीं है, वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है आपको। सिर्फ बढ़ जाता है यदि वेट तो 5% तक टॉलरेट किया जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेशन द वेइंग, द मेल कंटेस्टेंट शैल वियर अंडरपैंट्स एंड द फीमेल कंटेस्टेंट शैल वियर अंडरपैंट एंड अ ब्रेसल। However, weighing in may be conduct in the nude if the contestant wishes to do so। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे मेल कंटेस्टेंट होंगे वो अंडरपैंट में वेइंग देंगे और फीमेल कंटेस्टेंट अंडरपैंट और ब्रेसर, जिसे आप साधारणतः चोली कह सकते हैं। However, जबकि weighing in may be conducted in the nude if the contestant wishes to do so। अगर जो कंटेस्टेंट है, प्रतिभागी है, वो अपनी इच्छा से स्वयं से न्यूड वेइंग देना चाहता है, यानी कि बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में देना चाहता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है। फिर आता है 3 पॉइंट का पॉइंट 1, कैडेट एंड जूनियर कंटेस्टेंट मस्ट बी वेइंग विद अंडरवेयर एंड 100 ग्राम विल बी अलाउड टू कंपनसेट। कहा जा रहा है जो जूनियर और कैडेट कैटेगरी के हमारे प्रतिभागी होंगे उन्हें अवश्य ही अंडरवेयर में करवाया जाएगा। उन्हें आप वो अगर चाहते भी हैं उतारना कोच या किसी के कहने पर, तब भी उनको अंडरवेयर नहीं उतारा जाएगा। उसके बदले उन्हें 100 ग्राम का जो है वो अलाउंस दिया जाएगा, कंपनसेट दिया जाएगा प्रोत्साहन के तौर पे, तो उनको आप उतरवा नहीं सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जनरल वेइंग इन शैल बी मेड वंस। हाउएवर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरल वेइंग इन शैल बी मेड वंस। जो साधारण वेइंग होती है वो एक बार होती है। हाउएवर, जबकि वन मोर वेइंग इन इज ग्रांटेड विद इन द टाइम लिमिट टू एनी कंटेस्टेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई द फर्स्ट टाइम। यदि कोई
ऐसे तो साधारणतः एक बार होती है, लेकिन यदि कोई कंटेस्टेंट प्रतिभागी ऐसा है कि जो एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाता है अपने वेट के लिए, तो उसे एक बार और चांस दिया जाएगा, लेकिन ये जनरल वेइंग में दिया जाएगा। और वो टाइम कैसा होगा? वो टाइम होगा जो हमारा वेइंग के लिए टाइम डिसाइड किया होगा कि इतनी देर तक वेइंग चलेगी, उसी के अंदर में उसको एक निश्चित समय दिया जाएगा कि इतने समय के बाद आप आके रीवेट, सेकेंड वेट कर सकते हैं। रैंडम वेइंग इन शैल बी मेड ओनली वंस पर कंटेस्टेंट। देखिए वही बात कही जा रही है कि जो रैंडम वेइंग होगी उसमें जो है वो एक खिलाड़ी को सिर्फ एक ही बार वेट करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो उसमें क्वालिफाई करता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड देयर विल नॉट बी सेकेंड वेइंग इन, वही बात कही जा रही है, सेकेंड वेइंग नहीं दिया जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इस आर्टिकल का, पॉइंट नंबर 5, सो एज नॉट टू बी डिसक्वालीफाइड ड्यूरिंग द वेइंग इन। कहा जा रहा है कि इसलिए कि कोई खिलाड़ी डिसक्वालीफाई ना हो इसके लिए वेइंग में, इसके लिए स्केल आइडेंटिकल टू द ऑफिशियल वन शैल बी प्रोवाइडेड एट द कंटेस्टेंट प्लेस ऑफ द अकोमोडेशन और एट द कंपटीशन वेन्यू फॉर प्री वेइंग। देखिए कोई प्रतिभागी डिस्क्वालीफाई ना हो, इसलिए कहा जा रहा है कि जो वेइंग मशीन होती है, जिससे भी वेइंग होना है, जैसी ही मशीन पर वहाँ वेइंग होनी है वैसी ही सेम एक दूसरी मशीन कंटेस्टेंट के जहाँ अकोमोडेशन, जहाँ वो उनको ठहराया गया है, उनका आवास दिया गया है, वहाँ पर आप उपलब्ध कराना पड़ेगा आपको, या आप कंपटीशन वेन्यू में प्री वेइंग के लिए आप वहाँ पे कंपटीशन वेन्यू पर भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें वो वेइंग देने से पहले एक बार वो अपनी वेइंग चेक करके फिर वो वहाँ पे जाएं। गाइज ये था हमारा आर्टिकल नंबर 9। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि उसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।